तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में जब हम वाक्यों का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे, वाक्य निर्माण कैसे करते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं किसी भी वाक्य के अर्थ को देख करके कि वहां सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरनी है या नहीं भरनी है, दोनों चीजों पर बात होगी। तो सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस आता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सकारात्मक वाक्य होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा चलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो हमें एस जोड़ना पड़ेगा, या फिर हमें ईएस जोड़ना पड़ेगा, या फिर हमें आईईएस जोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद में लास्ट में हम लोग यहां पर अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो सारा का सारा डिफरेंस है, यही है जिस वजह से सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस से पूछे जाते हैं। हमारे दिमाग में आता ही नहीं है कि कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस आईएस लगाना है। यानी कि एक ग्रुप तो ये है और एक ग्रुप ये है। किसका इस्तेमाल कहां करना है पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरनेगेटिव को डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या यहां पर बन रहा है हमारा सबसे पहला, तो देखिए सबसे मेन हमें यहाँ पे दो चीजें देखनी होती है। सबसे पहले हमें अपना सब्जेक्ट देखना होता है, क्या हमारा सब्जेक्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या। सिंगुलर सब्जेक्ट से यहाँ क्या तात्पर्य है, सिंगुलर सब्जेक्ट से क्या मतलब है, तो पर्सन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, और अगर हम लोग थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों देखें तो क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या। एग्जाम्पल के क्या क्या बन जाएंगे, तो एग्जाम्पल्स बन जाएंगे हमारा सब्जेक्ट ही है क्या, शी है क्या, इट है क्या, इन तीनों में से कोई है क्या, या फिर कोई नाउन है क्या, ऐसा नाउन जो सिंगुलर हो, या फिर कोई प्रोनाउन है क्या, ऐसा कोई प्रोनाउन जो कि सिंगुलर हो, या फिर इन्फिनिटिव आ रहा है क्या सब्जेक्ट के तौर पर, या फिर कोई जिरेंड आ रहा है क्या, या फिर कोई फ्रेज आ रहा है क्या। ऐसा कुछ भी अगर आता है तो वो सारा का सारा थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में चला जाता है। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, खास करके थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इनमें से कोई है, और साथ ही साथ दूसरी चीज हम यहां पर देखते हैं कि हमारा सेंटेंस कैसा है, क्या हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है क्या। अगर किसी भी जगह पर हमें ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाएं, ये दोनों चीजें कौन कौन सी, कि सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर और सेंटेंस हो अफर्मेटिव, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगाएंगे, या ईएस लगाएंगे, या आईईएस लगाते हैं। ठीक है साहब, चलिए ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई, प्रैक्टिकली इसे समझ के देखते हैं। तो यहां ऊपर में एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल यहां पर मैं ले रहा हूं, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल में मेरा सब्जेक्ट लिया ही, ओके, ही के बाद में मैंने यहां पर अपना वर्ब जो लिया वो लिया ईट। कौन सा वर्ब लिया है यहां पे मैंने, ईट को मेरा वर्ब लिया, और ईट के बाद मैंने लगाया है अ सैंडविच। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो ये वाक्य मैं बनाना चाह रहा हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब मैंने यहां पर क्या किया, सब्जेक्ट लिया है, वर्ब लिया है और एक ऑब्जेक्ट लिया है। अब मेरे को यहां ये देखना है क्या मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या। तो देखो यहां पर ही आ रहा है, इसका मतलब हाँ मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्या मेरा सेंटेंस अफर्मेटिव है क्या, तो हाँ भैया मेरा सेंटेंस अफर्मेटिव भी है। तो यहां मैंने क्या कहा, अगर सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर, सेंटेंस हो अफर्मेटिव, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस ईएस या आईएस लगाना चाहिए। तो यहां पर मेरा करेक्ट आंसर ईट ना होकर के ईट्स हो जाएगा। मेरा सेंटेंस क्या बनेगा, ही ईट्स अ सैंडविच, वह एक सैंडविच खाता है। इस तरीके से मुझे अपना वाक्य बनाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर मुझे वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और मुझे वाक्य बनाना है अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव वाक्य बनाने का तरीका यही होगा, या तो मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, या मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस आईएस का इस्तेमाल करना है।
अब कहां मैं ए ऑप्शन को चुनूं और कहां मैं बी ऑप्शन को चुनूं, ये सोचने वाली बात है। तो ये बी ऑप्शन के लिए मैंने आंसर यहां पर दिया है कि सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर होना चाहिए, खास करके थर्ड पर्सन सिंगुलर। कौन कौन से हैं? ही है, शी है, इट है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इंफिनिटिव, जेरेंट, फ्रेजेस, इस तरह के जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं। सेंटेंस होना चाहिए अफर्मेटिव, यहां पर भी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जब मैंने वाक्य बनाया तो मैंने देखा कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर और मेरा सेंटेंस जो है वो है अफर्मेटिव। तो यहां पर सीधा सा मेरा रूल क्या लगेगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में मुझे या तो एस लगाना पड़ेगा, या तो एस लगाना पड़ेगा, या ई एस लगाना पड़ेगा, या आई ई एस लगाना पड़ेगा। और क्योंकि यहां पर ईट था तो ईट के साथ क्या सुटेबल है, एस सुटेबल है, तो मैंने एस का प्रयोग यहां पर किया। ठीक है, अब इसी में एक सिचुएशन और आती है कि सर आपने ये तो बता दिया अगर ये दोनों हो तो ये करना है, लेकिन मान लो ये दोनों ना हो तब क्या करेंगे? मान लीजिए दोनों सिचुएशन नहीं है। एक मेरा वाक्य बन रहा है दे राइट अ लेटर, एक वाक्य मेरा बना दे राइट अ लेटर, ये मेरा पहला सेंटेंस बना। ओके, दूसरा सेंटेंस मेरा यहां पर क्या बन रहा है? तो दूसरा सेंटेंस मेरा यहां पर बन रहा है ही डज नॉट राइट अ लेटर। दूसरा वाक्य मेरा ये बन गया। तीसरा वाक्य मेरा क्या बन रहा है? सी सेंटेंस मेरा क्या बन रहा है? तो सी सेंटेंस मेरा बन रहा है दे डू नॉट राइट अ लेटर। और चौथा सेंटेंस मेरा बन रहा है, वो क्या बन रहा है? डी सेंटेंस जो मेरा बन रहा है, तो डी सेंटेंस मेरा बन रहा है आई सॉरी रोहन राइट अ लेटर। अब यहां पर सीधा सीधा सवाल ये बनता है कि बताइए यहां पर आप राइट की कौन सी फॉर्म भरना चाहेंगे इन चारों जगह पर? तो ए बी सी डी लिखते हुए चारों जगह का मुझे बता दीजिए फटाफट से कि क्या आपके अकॉर्डिंग यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा, क्या आपके अकॉर्डिंग यहां पर करेक्ट आंसर होगा, उसे फटाफट से एक बार बताइए। चलिए चलिए शुरू, रवि कुमार शुरू कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड बता रहे हैं। चलिए फटाफट से, क्योंकि उन्होंने क्या है, एक सीधा सा रूल फॉलो किया। क्या ये सिंगुलर है? नहीं है, तो नहीं है तो भैया राइट लगा दो। क्या ये सिंगुलर है? तो है। क्या मेरा सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है? तो पता चला कि सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है, सेंटेंस मेरा नेगेटिव है। तो मुझे तो दोनों चीजें चाहिए थी, अब यहां पर मुझे मिल नहीं रहा, तो सेकंड वाले में भी राइट। थर्ड वाले में क्या समस्या है कि क्या मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है? क्या आंसर आया नहीं है। क्या मेरा सेंटेंस अफर्मेटिव है? क्या आंसर आया नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही चीज जो मुझे चाहिए थी, मुझे मेरे सेंटेंस में दोनों ही चीज नहीं मिली, तो यहां भी राइट का राइट ही रह जाएगा। रोहन के टाइम समझने वाली बात है, क्या सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है? क्या, तो आंसर आया हां है। क्या सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव है? क्या, तो आंसर आया हां है। और लास्ट स्लाइड पे हमने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस लगाया जाता है। इसीलिए मैंने यहां पर राइट का क्या कर लिया, यहां पर मैं राइट का राइट्स कर लूंगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं आएगी। कुल मिला के बात यह है कि मेरे को ये दोनों कंडीशंस चाहिए एक ही सेंटेंस में, तब तो मैं एस ई एस आई एस लगाने की सोचूंगा। दोनों कंडीशन नहीं है या दोनों में से एक कंडीशन नहीं है ना, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं दोनों अथवा एक के ना होने पर
केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन है, एस ई एस आई एस में दिमाग लगाओ। अगर दोनों या दोनों में से कोई एक कंडीशन नहीं है तो ए ऑप्शन चूज करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ठीक है गाइस। अब यहां पर बात आती है, हमारा अगला प्रश्न आ जाता है कि भैया एस कहां पर लगाना चाहिए, सेकंड ई एस कहां लगाना चाहिए, थर्ड आई ई एस कहां लगाना चाहिए। बताओ अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि नहीं बनेगा हमारे दिमाग में, फटाफट से बताओ। चलो जिस जिसको आता है ना फटाफट से पहले मेरे को लिख करके बता दो कि सर हमें आता है एस ई एस आई एस कहां कहां लगता है, और लगा करके बताओ मुझे जल्दी। अजीम बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य किसे कहेंगे, वह वाक्य जिसमें कार्य का होना दिखाई दे। जहां पर कार्य होता हुआ दिखाई देता है उसे हम लोग सकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, किसी को पता है क्या एस कहां लगाते हैं, ई एस कहां लगाते हैं, आई एस कहां लगाते हैं? जिसे भी पता है फटाफट से बताओ, फिर आगे बात करेंगे। मुझे आता है। शशांक सिंह, अगर आपको आता है तो बताइए बेटा, एक बार लिख करके बताइए प्लीज। तो अब तक हम लोगों ने बात की वर्ब के बारे में। क्या बात की कि अगर सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लस सेंटेंस हो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई ई एस लगाया जाता है। दोनों अथवा एक के ना होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। यहां तक की बात अभी तक हम लोगों ने की है। ठीक है, इसके आगे की बात अब हम लोग कर रहे हैं, एस कहां लगाए, ई एस कहां लगाए, आई ई एस कहां लगाए। तो उसका सबसे पहला नियम क्या कहता है, यदि वर्ब के अंत में एस एस सी एच एस एच ओ एक्स जेड हो तो प्लस ई एस यानी कि ई एस जोड़ना चाहिए। ये हमारा पहला नियम कहता है। पहला नियम क्या कह रहा है, यदि वर्ब के अंत में क्या क्या हो, एस एस हो, सी एच हो, एस एच हो, ओ हो, एक्स हो, जेड हो, तो वहां पर हमें क्या जोड़ना चाहिए, ई एस जोड़ देना चाहिए। उदाहरण के लिए एक बार देखिए, चलिए फटाफट से फिल कीजिए इसे। इसको भी फिल कीजिए। चलिए इन तीन को फटाफट से सॉल्व करके मुझे बताइए। चलिए सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं तो मैं आंसर भर ही देता हूं। तो टीच का तो मैंने टीच रखा, लेकिन क्योंकि मेरी ये वाली कंडीशन यहां पर पूरी हो रही है तो मुझे इसमें तीनों में से कुछ तो जोड़ना पड़ेगा। और क्योंकि मेरा ये नियम कहता है कि लास्ट में अगर सी एच हो तो हमें ई एस जोड़ना चाहिए, तो इस नियम को ध्यान में रखते हुए मैं यहां पर ई एस जोड़ रहा हूं। क्या बना, टीच का टीचर्स बन गया। ऐसे ही फिक्स में क्या हुआ, एफ आई एक्स तो है ही, ई और एस मैंने और जोड़ दिया, इस नियम पे गया, फिर वहां से इस नियम पर आया। ऐसे ही क्रॉस, सी आर ओ एस एस ई एस, क्रॉसेस बनेगा। ई एस क्यों लगा, क्योंकि मुझे यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ तो लगाना था, और क्योंकि इसके लास्ट में डबल एस है इसलिए मैंने यहां पर ऐसा किया। सेम कंडीशन में अगर मैं आपसे बात पूछूं कि अगर यहां पर गो होता
तो क्या मैं उसका गोज कर सकता था कि नहीं कर सकता था? अरे गो का गोज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? रश जो है उसका रशेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही अगर मेरे पास यहां पर वर्ब है बज, यानी घनघनाकर निकलना, तो बज का बजेस होगा कि नहीं होगा? है? अरे हाँ ना, कुछ बोलो भाई, फटाफट से बताओ। इसको इस तरीके से किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? कर सकते हैं ना? विकी कुमार बेटा, बोर्ड में ये सब नहीं आता, लेकिन जब आंसर चुनने की बारी आती है ना, तब हम यही मिस्टेक्स करते हैं, यही गलतियां करते हैं। जैसे कि एक बात को ध्यान से सुनना विकी, मैं आपके लिए सेंटेंस लिख रहा हूं। ही गो टू जयपुर। फटाफट से इस वाक्य का टेंस मुझे बता दीजिए। ही गो टू जयपुर में कौन से टेंस का इस्तेमाल मैंने किया है, जरा बताइए। लेवल अप अभी करेंगे बेटा, टेंशन मत लो। ही गो टू जयपुर, इसका फटाफट से मुझे टेंस बताओ, इस वाक्य में कौन सा टेंस है? वेरी गुड। वास्तविकता में देखा जाए तो इस वाक्य में कोई भी टेंस नहीं है, क्योंकि जब हम सिंपल प्रेजेंट कह रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट कहने से पहले मुझे इस गो को गोस करना पड़ेगा। अब सिंपल प्रेजेंट हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है टेंस में। अगर ही है सब्जेक्ट, तो ही है तो इसके साथ में ईएस हमें लगाना पड़ता है, राइट? तो बात यह है कि आपको जो लग रहा है ना कि एडवांस के जो रूल होते हैं, वो एडवांस के रूल एडवांस के इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे बेसिक क्लियर नहीं होता, तो वहां पर हमें दिक्कत आती है। ठीक है, बी मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, अगला हम यहां पर शुरू करेंगे। यदि वर्ब के अंत में वाय हो तो, यदि वर्ब के अंत में वाय हो तो कॉन्सोनेंट प्लस वाय है या वॉवेल प्लस वाय है या वाउल प्लस वाय है, इसे हमें देखना होता है। यदि कॉन्सोनेंट के बाद में वाय है तब क्या करना चाहिए? तब इस वाय को हटा देना चाहिए और इस वाय की जगह पर IES लगा देना चाहिए। लेकिन वाउल के बाद में अगर वाय हो तो वाय को रहने देना चाहिए और उसके बाद में केवल एस जोड़ देना चाहिए। ये सीधा सा नियम है। तो चलिए फटाफट से मैं कुछ शब्द दे रहा हूं, उनके पीछे लगा करके बताइए। ट्राई, फ्राई, क्राई, प्ले, प्रे एंड प्रे। ये प्रे प्रार्थना करना, ये प्रे शिकार करना। प्ले का मतलब खेलना, क्राई का मतलब रोना, ट्राई का मतलब प्रयास करना, फ्राई का मतलब तलना। ठीक है, फटाफट से इन 6 वर्ड्स को कन्वर्ट करके बताइए मुझे, तेजी से, फुर्ती से, फटाफट से। और अगर आप चाहते हैं आपका होमवर्क चेक हो सके तो प्लीज, अभी आप कमेंट में लिख रहे हैं, लाइव चैट में लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन बाद में इसे आप नोट जरूर करवाइएगा, उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं भी इसे गो थ्रू कर सकूं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए, ट्राई का बनेगा ट्राइज, TRIES। फ्राई का बनेगा फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज होते हैं ना, उबले हुए आलू बहुत महंगे मिलते हैं भाई, घर में उबाल के खा लो, उससे बढ़िया। ट्राइज, फ्राइज, क्राइज,
प्लीज, प्रेज और प्रेज। ओके, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे वाई जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद अगर मैं अगले नियम की बात करूं कि नियम संख्या सी जो है हमारी, वो क्या कहती है, अन्य सभी वर्ब्स के साथ प्लस एस करें, यानी कि एस जोड़ें। ठीक है, अन्य जो भी वर्ब्स बच गई जो कि नियम संख्या ए या बी में नहीं आई हो, ये ए नियम है जिसमें हमें एस एस सी एच एस एच ओ एक्स जेड को देख के चलना है, यहां हमें वाई को देख करके चलना है। तो जो भी बाकी की वर्ब्स बच गई हैं जो इन दो कैटेगरी में नहीं आती हैं, जैसे कि वॉक हो गया, जैसे कि टॉक हो गया, जैसे कि राइट हो गया, जैसे कि रीड हो गया, जैसे कि और क्या होगा, सिट हो गया, जैसे कि बेयर हो गया, जैसे कि ब्रिंग हो गया, जैसे कि सी हो गया, जैसे कि हियर हो गया। अब ये सारी की सारी ऐसी वर्ब्स है जो उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती, जो कैटेगरी अभी हमने पढ़ी है उससे बिलोंग नहीं करती। तो इन सब के साथ में हमें क्या करना है, केवल एस जोड़ना है। फटाफट से एक बार लिख करके देखो, इन सबको बनाओ एक बार फटाफट से। मैथ्स लगेगा क्योंकि ऊपर नियम है नीचे उदाहरण है, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक बार जब पहले पढ़ा रहा था टेंस और ट्रांसलेशन, तब भी मैंने कहा, बहुत सारे बच्चों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो, यदि किसी वर्ब के अंत में क्या हो, ई हो, तो ई को हटा करके ई एस लगाना चाहिए। ये मैंने बहुत सारे बच्चों को कहते हुए सुना है कि सर आपको पता नहीं है, वर्ब के अंत में अगर ई होता है ना तो ई को हटा देना चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर क्या करना चाहिए, फिर ई एस लगाना चाहिए। किस किस ने ये नियम अपने स्कूल में या अपने किसी मित्र से या और किसी से जाना है कि ई हटा करके ई एस लगा दो? फटाफट से बताओ मुझे। बताओ फटाफट से, एस लगाकर ई एस लगाने वाले काम कौन कौन कर रहा है यहाँ पे अभी भी? ऐसा कुछ नहीं करना है बेटा आपको। बेटा मैं ऐसी बुक से पढ़ाता हूं ताकि सभी बच्चों का कवर हो जाए, सभी बच्चों के जो रूल्स है वो कवर हो जाए। मतलब एक तरीके से सारी बुक्स को देख करके उनके जो रूल्स है वो एक ही लेक्चर में सारे बता देता हूं, ठीक है, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि मेरा कुछ छूट रहा है, मेरा कुछ रह गया है। ठीक है, वो भाव नहीं आना चाहिए। तो हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस की सबसे पहले बात की, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने देखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई ई एस का प्रयोग किया जाता है जब हम सकारात्मक वाक्य बनाते हैं। इसी में जब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, यानी कि नकारात्मक वाक्य की, तो नकारात्मक वाक्य हमारा क्या कहेगा कि सब्जेक्ट लीजिए, उसके बाद में रखिए डू या डज, सब्जेक्ट के बाद में डू या डज, उसके बाद में लगाइए नॉट, उसके बाद लगाइए केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये जो एस ई एस आई एस वाला जो नियम है ये यहां पर काम नहीं करेगा, यहां हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है और लास्ट में रखना है ऑब्जेक्ट। उसके बाद जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि जब प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, तो वहां पर हम क्या करेंगे, डू या डज को वाक्य के प्रारंभ में ले लेंगे। क्या करेंगे, डू या डज को वाक्य के प्रारंभ में ले लेंगे, सब्जेक्ट को मध्य में ले लेंगे, और इसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में लगाएंगे ऑब्जेक्ट, काम खत्म। इसी में अगर मैं कहूं कि मेरा वाक्य जो है वो इंटरोगेटिव नेगेटिव बनने वाला है, तो डू या डज जो है वाक्य के प्रारंभ में आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, तीसरी स्थिति पर थर्ड पोजीशन पे आएगा नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, काम खत्म। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि डू का इस्तेमाल कहां करें, डज का इस्तेमाल कहां करें? तो देखो, जो अभी हमने देखा था कि सब्जेक्ट अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप हमेशा डज का प्रयोग कीजिए।
थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं, तो अभी 4 स्लाइड आगे अगर आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, है ना। ये देखो, ये रहे सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी इट, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन, इन्फिनेटिव, जेरेंड, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, ये सारे के सारे क्लॉजेस वगैरह ये सब क्या कहलाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं। तो इनके साथ तो लगाना है डज, और अन्य कोई भी कर्ता आ जाए, अन्य कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, उसके साथ हमें प्रयोग करना चाहिए डू का। तो अगर हमारा सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप क्या लगाएंगे, तो आप लगाएंगे डज, अगर नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। चलिए फटाफट से मुझे 2 वाक्य बना करके बताइए। पहले वाक्य में आपको बनाना है शी सिंग अ सॉन्ग, इनका इस्तेमाल करते हुए, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य का निर्माण कीजिए, चारों तरह के वाक्य का। और दूसरा आप मुझे बना करके बताइए, दे प्ले चेस। सेकंड आप मुझे ये बना करके बताइए, दे प्ले चेस जो है वो आप मुझे बना करके यहां पर बताइए। अब मैं बना रहा हूं इन दोनों वाक्यों को, तो सीधे तौर पर यहां मेरा बन जाएगा वाक्य शी सिंग्स अ सॉन्ग। ओके, दे प्ले चेस का क्या बनाऊंगा मैं, तो दे प्ले चेस का बन जाएगा दे प्ले चेस, और बाकी तो फिर डू डज लगा करके बहुत आसानी से आप इनको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे हैं। आगे बात करेंगे हम लोग नियमों की, रूल्स, किस तरीके से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कहां कहां पर करते हैं। रूल नंबर 1, यूनिवर्सल ट्रुथ। ओके, या फिर परमानेंट सिचुएशन, या फिर रूल्स और लॉज। किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी विषय के अगर हम नियम बताते हैं, कायदे कानून बताते हैं, तो वहां पर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल ही करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ वे वाक्य होते हैं जिन्हें सार्वभौमिक तौर पर, यानी दुनिया के सारे लोग जिस बात को जानते हैं, जैसे कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, ये एक हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। परमानेंट सिचुएशन में, परमानेंट सिचुएशन क्या है कि अजमेर में आना सागर स्थित है, लेकिन तुम में से किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि तुम अजमेर में रह नहीं रहे हो, मैं तो रह रहा हूं तो मुझे पता है। तो ये एक ज्योग्राफी के आधार पर, भूगोल के आधार पर एक स्थायी परिस्थिति है, लेकिन दुनिया के सारे लोग इस बात को जानते नहीं, लेकिन ये सत्य तो है। तो ऐसे सार्वभौमिक सत्य जिन्हें सब जानते हैं, ऐसे सत्य जिन्हें, जो है तो सत्य लेकिन ज्यादा लोग जानते नहीं है, तो उन्हें हम यूनिवर्सल ट्रुथ ना कह के परमानेंट सिचुएशन कह देते हैं। अब जैसे गणित का एक नियम है, 2 और 2 मिलके 4 होते हैं। विज्ञान का नियम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है। ऐसे ही राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का रहता है, पर हर 5 वर्ष में जो लोकसभा है, विधानसभा है, उसके चुनाव होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, लॉज है, नियम है, अलग अलग विषयों के, विज्ञान के भी हैं, सामाजिक विज्ञान के भी हैं, अंग्रेजी के भी हैं, हिंदी के भी हैं। तो जहां भी कोई नियम बताया जा रहा हो जो कि हमेशा स्थायी रहने वाला हो, उसको बताने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ए, द अर्थ राउंड द सन, क्या बनेगा इसका, बी, आना सागर स्टैंड इन अजमेर। और सी, वाटर बॉयल एट
100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए फटाफट से इन तीनों के 3 एग्जाम्पल है, फटाफट से फिल इन द ब्लैंक्स को भर दीजिए तो पता चले किस किस को समझ में आया। अब तक का जितना बढ़ाया गया है किस किस को समझ में आया। चलिए तो यहां पर हमारा हो गया राउंड्स, यहां हमारा हो गया स्टैंड्स, है ना, यहां हमारा हो गया बॉइल्स, यहां हमारा बन जाएगा बॉइल्स। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ को, परमानेंट सिचुएशन को, रूल्स या लॉज को हम लोग किस में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। नियम संख्या 2, अगर कोई भी ऐसी चीज है जो मेरी हैबिट है, जिसे मैं हैबिट या हैबिचुअल एक्शन कह सकता हूं, ऐसी कोई भी मेरी आदतन क्रिया, ठीक है, मेरा डेली रूटीन यानी मेरी दिनचर्या, ऐसी कोई भी चीज जो मैं प्रतिदिन करता हूं आदत की होने की वजह से या फिर मेरा डेली रूटीन यानी दिनचर्या होने की वजह से। जैसे कि कल हम लोगों ने एग्जांपल लिया था सिंपल पास्ट टेंस की, जब हम बात कर रहे थे तब भी हमने ऐसा ही एग्जांपल लिया था कि मैं कहता हूं आई डैश वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक तरफ मैं कहता हूं आई डैश वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, दूसरी तरफ मैं कहता हूं आई डैश गो टू स्कूल एट 6:30 AM डेली। जरा इन दोनों में भरिए, क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ में सेंटेंस चेंज नहीं होता वीर प्रजापति, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये नियम टेंस में नहीं लगता है, ये नियम लगता है कहां पर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ये नियम लगता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ जिस टेंस में रहता है उसी टेंस में रहेगा, उसका टेंस चेंज नहीं होगा। और उसका बहुत ही प्रैक्टिकल कारण है, बहुत ही दिमाग से समझोगे ना तो बात यूं समझ में आएगी। मुझे कल किसी ने कहा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है साहब, तो अब उस बात को आज आकर के मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और मान लो मैंने टेंस चेंज कर दिया और मैंने कह दिया कि उसने कहा कि सूर्य जो है पृथ्वी की परिक्रमा करती थी, तो आप लोग 1 सेकंड में मुझे पकड़ लोगे, बोले सर आप बोल रहे हो करती थी, मतलब अब नहीं कर रही है क्या? तो मैं कहूंगा नहीं नहीं अभी भी कर रही है। तो अभी भी कर रही है तो करती थी क्यों बोल रहे हो, करती है बोलो। तो मैं फंस गया ना टेंस चेंज करके, क्योंकि उसने तो पास्ट टाइम में प्रेजेंट में बोला, लेकिन जब मैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करूंगा तब मैं क्या करूंगा, उस प्रेजेंट वाले सेंटेंस को पास्ट में चेंज करूंगा। जैसे ही मैंने पास्ट में चेंज किया वैसे ही मैं फंस गया, इसलिए फंसना नहीं। ये जो नियम आप बता रहे हो आपके टीचर ने जो बताया बिल्कुल सही बताया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप गलत जगह का नियम गलत जगह पर अप्लाई कर रहे हो। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का नियम टेंस में अप्लाई कर रहे हो, ये गड़बड़ है। आपके टीचर ने गलत नहीं बताया, आप अप्लाई गलत जगह कर रहे हो, ठीक है। चलिए ये कौन है भाई वो कप वाला, कहां गया, भाग गया फिर ऊपर, बच गया, अभी डांट खाता, आ गया। जीनियस लाइफ, जीनियस लाइफ आपने यहाँ पे वोकअप क्यों करा? आपको यहां पर ऐसी कौन सा शब्द दिखाई दे रहा है जो आपको लगता है कि ये वाक्य पास्ट टेंस का है? अर्ली इन द मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, प्रतिदिन उठता हूं, रोज सुबह उठता हूं, जल्दी उठता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं ऐसे कह रहा हूं। आपने वोकअप क्यों किया बच्चा? है बैठे बैठे गड़बड़, ऐसा नहीं करना। चलो तो वेकअप का वेकअप ही रह जाएगा, गो का गो ही रह जाएगा, इसमें SES नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है,
और हमें एस ई एस आई एस लगाने के लिए थर्ड पर्सन सब्जेक्ट सिंगुलर की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें यहां पर नहीं मिला। चलिए अगले नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला नियम हमारा क्या कहता है? तो अगला नियम हमारे एक बहुत ही अच्छी बात बताता है। वो अच्छी बात क्या है? वो हमें बात बता रहा है फ्रीक्वेंट एक्शन के बारे में। फ्रीक्वेंट एक्शन क्या होते हैं? कुछ ऐसे कार्य जो बार बार होते हैं। तो उस फ्रीक्वेंट एक्शन में फ्रीक्वेंसी दो तरीके की हो सकती है। एक को हम कहते हैं डेफिनेट फ्रीक्वेंसी और दूसरे को हम कहते हैं इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। डेफिनेट फ्रीक्वेंसी में क्या देखने को मिलता है? निश्चित समय में निश्चित बार कार्य का होना डेफिनेट फ्रीक्वेंसी में देखने को मिलता है। जैसे कि वंस, ट्वाइस, थ्राइस in a day, week, month, year। अब यहां पर क्या हो रहा है? कार्य कितनी बार हो रहा है यह भी निश्चित है और कितने समय में हो रहा है यह भी निश्चित है। मैं महीने में 2 बार मंदिर जाता हूं। अब मुझे प्रश्न का उत्तर दो, कितनी बार कार्य हो रहा है? 2 बार हो रहा है। कितने समय में हो रहा है? 1 महीने में हो रहा है। क्या हर महीने हो रहा है? हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। क्या ये निश्चित है? हाँ ये निश्चित है। तो इसका मतलब ये एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का सेंटेंस है, जहां पर निश्चित समय में निश्चित बार कार्य का होना, कार्य की पुनरावृत्ति होना दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर उसी की जगह पर मैं ये कह दूं समटाइम्स, always, never, seldom, often, अगर मैं इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करूं वाक्य में, मैं अक्सर मंदिर जाता हूं। अब मुझे बताओ मैं कितने समय में कितनी बार मंदिर जाता हूं? पता चल रहा है क्या? मेरा वाक्य है मैं अक्सर मंदिर जाता हूं। क्या आप बता सकते हो मैं कितने समय में कितनी बार मंदिर जा रहा हूं? पता चल रहा है क्या? समय का और मंदिर जाने का पता चल रहा है क्या कि कितने समय में कितनी बार मंदिर जा रहा हूं? मैं अक्सर मंदिर जाता हूं, मैं कई बार मंदिर जाता हूं, मैं ना के बराबर मंदिर जाता हूं, मैं हमेशा मंदिर जाता हूं, मैं मंदिर कभी नहीं जाता हूं। तो इनमें पता ही नहीं चल रहा कार्य कितने समय में कितनी बार हो रहा है, लेकिन कार्य हो रहा है बार बार, ये पता चल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। पहले बताओ यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, फटाफट से रिवीजन कर लो। निश्चित समय में निश्चित बार कार्य का होना दिखाई दे, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। अनिश्चित समय में कार्य की पुनरावृत्ति या कार्य का दोहराव दिखाई दे, इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। जैसे कि एग्जाम्पल, ही विजिट आगरा एवरी मंथ। एक ये है, एक ये है ही ऑलवेज स्माइल एट मी। इन दोनों वाक्यों को फटाफट से भरिए। अब एवरी मंथ जा रहा है, यानी कि महीने में 30 दिन का समय हो गया और एक बार इस कार्य को कर रहा है। और यहां पर मुझे जानकारी ही नहीं है कि भैया महीने में कोई कार्य कितनी बार हो रहा है। फटाफट से फिल करिए इसे, फटाफट से फिल कर दो। तो यहां पर हमारा बन जाएगा ही विजिट्स, ओके, और यहां बन जाएगा स्माइल्स। ये दोनों के दोनों हमारे यहां पे करेक्ट आंसर बनेंगे फ्रीक्वेंट एक्शन के। ओके गाइस,